हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपवाह तंत्र, जिसमें अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे आज सिंधु नदी तंत्र। तो अपवाह तंत्र क्या होता है, इसके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद सिंधु नदी तंत्र पर बात करेंगे। तो चलिए, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नदियों का एक जाल होता है। अनेक छोटी छोटी सरिताएं जो एक मुख्य सरिता में जुड़कर, यानी पूरे क्षेत्र की सरिताएं, मान लीजिए एक एरिया है और इस एरिया में एक मेन नदी है और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो जहां तक इस मेन नदी में जल इन छोटी छोटी सरिताओं के माध्यम से जिस पूरे एरिया का जल आके इसमें मिल रहा है, उस क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी कहेंगे। क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी कहेंगे, याद रखें। और इन छोटी छोटी नदियों से मिलने वाले एक सिस्टम, एक जाल को हम अपवाह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे इसी को। तो अब बात समझ में आ गई होगी। किसी भी नदी तंत्र में उसके बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं और उन सहायक नदियों के भी बहुत सारी छोटी छोटी सरिताएं, बहुत छोटी छोटी नदियां जुड़ी होती हैं। तो ये सब मिला के अपवाह तंत्र की एक बेसिकली परिभाषा होती है। हम बात करेंगे आज सिंधु नदी तंत्र पर, समझने का प्रयास करते हैं। अपवाह नदी तंत्र हमें पूरे विश्व में देखने को मिलती है, लेकिन भारत के भूगोल में बात करें, जो इंडियन ज्योग्राफी है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि भारत में जो जितनी नदियां हैं, कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है, कैसे काम करते हैं। चलिए, अपवाह तंत्र को हम दो भागों में मुख्यतः बांटकर देखते हैं। एक तो अपवाह तंत्र जो भारत में हिमालय है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्रों को हम बांटते हैं। दूसरा जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में हम अपवाह तंत्रों को देखते हैं। तो दो कैटेगरी में हम इसे बांटते हैं। बांटने का रीजन्स भी है, ओरिजिन ये है कि जो हिमालय की नदियां हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, यानी सदा उसमें जल रहता है। क्यों? क्योंकि कई बार वर्षा के जल से नदियां प्रवाहित होती हैं। छोटी छोटी नदियों की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन बाद में वर्षा का जल जब खत्म होता है तो वो नदियां सूख जाती हैं। लेकिन चूंकि हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण हिमालय पर ग्लेशियर्स है, बर्फाच्छादित क्षेत्र है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा बर्फ पिघलता रहता है। नतीजा यह होता है कि नदियों में हमेशा जल बना रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हिमालय की नदियां हैं वो क्या है, सतत वाहिनी है, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां सतत वाहिनी नहीं है। हिमालय का जो मुख्य भाग है, कुछ हिमालय की नदियां हिमालय की उत्पत्ति से पहले थी। हिमालय की जब उत्पत्ति हुई थी तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले कुछ नदियां बहती थी और उन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। उन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जैसे सिंधु को ले लें, ब्रह्मपुत्रा को ले लें, गंगा को ले लें, तो ये पूर्ववर्ती नदियों में आती हैं। पूर्ववर्ती नदियों का काम क्या होता है? पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां होती हैं जिनका उत्थान पर, यानी किसी लैंड के उत्थान पर, यदि वो लैंड क्या है, मान लीजिए हिमालय की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन उत्पत्ति से उसके घाटी पर, उसके बहाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से पूर्ववर्ती नदियां भी कुछ हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन हमें पूर्ववर्ती नदियां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है जो प्रतिरूप है, क्योंकि कई सारी नदियां क्या करती हैं, कुछ नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, कुछ नदियां आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं, कुछ नदियां जो है अपवाह तंत्रों के दृष्टिकोण से जैसे जैसे क्षेत्र मिलता है उन क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग नदियां वृत्ताकार, आयताकार और कैसे
वृक्षानुमा आकृति ये अलग अलग नदियां बनाती हैं। तो प्रारूप की बात बाद में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपवाह तंत्र की। और अपवाह तंत्र को आप समझ गए होंगे कि अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है मेनली। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो वो दो भाग हैं, एक हिमालय से आने वाली नदियां, हिमालय से जिन नदियों की उत्पत्ति हुई उन नदियों के विषय में। उन नदियों में हम कौन कौन से तीन तंत्रों को पढ़ेंगे? जो हिमालय, देखिए हमने क्या पढ़ा? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा। एक हमने बांटा हिमालय, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरी हमने बांटा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हिमालय से तीन नदी तंत्रों के विषय में हम पढ़ते हैं। वो कौन कौन से नदी तंत्र हैं? पहला हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ते हैं? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। फिर तीसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। क्या? ब्रह्मपुत्रा यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन नदियां जो मुख्य हैं हिमालय से, इन तीन नदियों के तंत्रों के विषय में पढ़ेंगे। साउथ भारत में हम देखेंगे यानी प्रायद्वीपीय भारत में हम देखेंगे तो गोदावरी पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे। गोदावरी और कृष्णा मुख्य नदियां हैं, तीन दो के विषय में पढ़ लेंगे। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियां हैं, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो अपवाह तंत्र में इतनी सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं। अब हम आज बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु नदी तंत्र के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, सिंधु नदी तंत्र क्या है? यह है सिंधु नदी तंत्र। और इस नदी तंत्र को हम क्या कहेंगे? अब ये सिंधु नदी तंत्र जो हम देख रहे हैं, ये सिंधु नदी तंत्र जो हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी नदियों का क्या है? एक जाल है, नदियों का एक जाल है। और यही नदियां हमारे लिए एक मैदान का निर्माण करती हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन्हीं नदियों के बीच में कई सारे दोआब हैं। उन दोआबों की चर्चा हमने पहले वीडियो में की है। कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां बनती हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मेन बात करेंगे, जो मुख्य नदी है वो है सिंधु। तो सिंधु नदी की जो उत्पत्ति होती है वो चीन में एक का जो तिब्बतीय चीन है, उस तिब्बती चीन के क्षेत्र में जो यहाँ पर हमारा एक क्या है? एक झील है। और उस झील को मानसरोवर झील कहते हैं। मानसरोवर झील के पश्चिम साइड में एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। और सिंधु नदी यहां से निकलकर आगे चल के बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहा? भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद दो पर्वत श्रेणियां, जो हमारी जो श्रेणियां हैं, एक लद्दाख श्रेणी और एक जास्कर श्रेणी, उसके बीच से बहती हुई एक प्लेस हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं लेह। लेह से होते हुए आगे ये बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं कटक। क्या? कटक। याद रखें, कटक दो जगह है, एक उड़ीसा में भी कटक है और एक जहां सिंधु प्रवेश करती है। इसी कटक प्लेस से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहां? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। धीरे धीरे आकर ये नदी आगे अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। तो ये है सिंधु नदी। इसके कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर हमें देखने को मिलती हैं। भारत में इसका जो क्षेत्र है वो कम देखने को मिलता है, कम लंबाई मिलती है, जबकि पाकिस्तान में इसकी सर्वाधिक लंबाई हमें देखने को मिलती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी में बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कुछ नदियां इसके उत्तर से, क्या नदियों का एक बात बताएं, चलिए आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये नदी ये बह रही है और इसकी दिशा हम इस तरह से एरो से देखें तो हम ये कह सकते हैं, अगर नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा की तरफ हम मुख करके खड़े हों तो हमारे दाहिने पर उसका दायां क्षेत्र और हमारे बाएं पर उसका बायां क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। यानी नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में हमें मुख करके खड़ा होना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है
कि इससे बाएं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं या इसके दाएं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चंस को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अब बायां और दायां आपको समझ में आ गया होगा। जो इसके दाहिने किनारे पर जो नदियां आके मिलती हैं उन नदियों में बात करें तो भारत में जो इसकी सबसे पहले इसके दाहिने किनारे पर किसके सिंधु नदी की बात हम कर रहे हैं। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर जो नदियां आके मिलती हैं उसमें श्योक है, कौन सी, श्योक नदी। और श्योक नदी यहाँ जो ये क्षेत्र दिख रहा है इस क्षेत्र से यहाँ आकर बहती है, ये है श्योक नदी। कौन सी नदी, श्योक नदी है। श्योक नदी के बाद फिर हम दूसरी नदी गिलगित, क्या, श्योक, गिलगित, काबुल। काबुल नदी पाकिस्तान में यहां हमें देखने को मिलती है, कहां, पाकिस्तान में काबुल। इसके बाद पाकिस्तान में ही और सारी नदियां हैं जैसे खुर्रम, लोची, गोमल। खुर्रम, लोची, गोमल, ये सभी नदियां क्या हैं, सिंधु नदी की सहायक हैं और ये दाहिने किनारे से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। इसके बाद अब बात करेंगे इसके बाएं किनारे से कौन कौन सी नदी मिलती है। इसके जो बाएं किनारे पर एक नदी महत्वपूर्ण नदी है, इसके बाएं किनारे से मिलती है, उस नदी का नाम है जास्कर नदी। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ जास्कर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर क्या है, एक नदी है जिसका नाम है जास्कर नदी। कौन कौन सी नदी, जास्कर। जास्कर की पहाड़ियों से ही इसकी उत्पत्ति होती है, जास्कर नदी की। चलिए अब बात कर रहे हैं कुछ नदियां इसके मैदानी भागों से भी आकर इसकी सहायक होती हैं। उन मैदानी भागों की नदियों की बात करें तो उसमें आपकी जो ये नदी दिख रही है इसे कहते हैं झेलम, क्या, झेलम। झेलम नदी हो गई, चिनाव हो गई, रावी, व्यास और सतलज, ये मैदानी क्षेत्रों से आकर मिलने वाली नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां भी बाएं से ही आकर मिलती हैं सिंधु नदी में। तो इस तरह से सिंधु नदी के विषय में यहां से क्वेश्चंस जो बनते हैं, एक क्वेश्चंस। अब बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बाद हम बात करेंगे इसी की सहायक नदी झेलम की। झेलम की बात करें तो झेलम नदी की उत्पत्ति किसकी, झेलम नदी की जो उत्पत्ति हो रही है वो शेषनाग, यहां देख रहे हैं ये भाग है पहला जो शेषनाग झील है और दूसरा बैरीनाग। शेषनाग और बैरीनाग के झीलों के जलों से ये आगे एक सरिता का निर्माण होता है और वह सरिता आगे बढ़ती है। शेषनाग, बैरीनाग जो ये क्षेत्र है यहां से आगे बढ़ती है तो एक झील है जो स्वच्छ पानी की झील है और उस झील का नाम है क्या, बुलर झील। याद रखें बुलर झील जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस झील है और बुलर झील से होते हुए झेलम नदी की उत्पत्ति होती है और यह झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के कुछ कई 100 किलोमीटर तक बाउंड्री निर्माण करने का काम करती है, सीमा भी बनाती है। तो ये आप समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, देखिए बारालाचा दर्रा से एक नदी निकलती है, इसी दर्रे के पास से इस नदी की उत्पत्ति होती है और इस नदी को कहते हैं चिनाब। यहाँ है बारालाचा दर्रा, यह कहाँ है, यह हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है और आके यह नदी आगे यहाँ पर मिल जाती है, पाकिस्तान में झेलम से मिल जाती है। पुनः इसकी जो एक सहायक नदी है, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा और रोहतांग दर्रे के पास से ही, रोहतांग दर्रे के निकट से ही रावी नदी की उत्पत्ति होती है। किसकी, रावी नदी की उत्पत्ति होती है और रावी नदी भी आगे बहते हुए जो ये चिनाब नदी थी यहाँ पर आके इसमें मिल जाती है। तो इस तरह से ये नदियां आके मिल रही हैं। फिर रोहतांग दर्रे के पास एक कुंड स्थित है और उस कुंड का नाम है, जहां यहाँ देख रहे हैं आप, रोहतांग दर्रे के पास में ही है, उस कुंड का नाम ब्यास कुंड है। क्या, ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड के पास से, किसके पास से, ब्यास कुंड के पास से ब्यास नदी की उत्पत्ति होती है। किसकी,
ब्यास नदी की उत्पत्ति होती है। ब्यास नदी भी आगे चल के इसी चिनाव क्षेत्र के पास ब्यास नदी आगे चल के सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में जहां मिलती है उस नदी को हरिके नामक बैराज बनाया गया है वहां से, और उसी हरिके नामक बैराज के पास से जो राजस्थान में आज हमें कृषि कार्य बहुत तीव्र गति से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं से एक नहर निकली है हरिके नामक बैराज के पास से, जो पंजाब में है। और ये पंजाब में किस क्षेत्र में? कपूरथला एक स्थान है। कपूरथला रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। तो कपूरथला में इसका निर्माण हुआ, और कपूरथला के पास में हरिके बैराज, और हरिके बैराज से निकली एक नहर, उस नहर का नाम है इंदिरा नहर। क्या? इंदिरा नहर। यही इंदिरा नहर राजस्थान में कृषि कार्य के लिए यानी कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरा का काम करती है, क्योंकि जब तक ये इंदिरा नहर नहीं थी उससे पहले जल की आपूर्ति करना बहुत मुश्किल होता था किसानों के लिए। जब से इंदिरा नदी निकाल दी गई है, किसानों के लिए जलापूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई है। तो हरिके नामक बैराज याद रखें, कहाँ है? ये पंजाब में है। पंजाब में कपूरथला के निकट स्थित है। तो इतनी बातें हो गई। और ये सतलज और ब्यास नदी जहां पर मिलते हैं उस दोनों के मुहाने पर ये बैराज स्थित है। अब बात करेंगे इसकी एक सिंधु की एक और महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी, और वह सहायक नदी है सतलज। सतलज की उत्पत्ति की बात करें तो हमने बताया था कि यहाँ पर एक झील है, और यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के दक्षिण पश्चिम में, मानसरोवर झील के दक्षिण पश्चिम में लगभग 80 किलोमीटर दूर, कितना? लगभग 80 किलोमीटर दूर एक और झील है। उस झील को कहते हैं राकस ताल। क्या कहते हैं? राकस ताल। और इसी राकस ताल से एक नदी की उत्पत्ति होती है, उस नदी का नाम है सतलज। तो कोई पूछे सतलज की उत्पत्ति कौन सी झील से हुई है, तो वो हुई है राकस झील से। आगे ये नदी चल के हमने बताया कि ब्यास आके इसमें मिलती है, इसके बाद यही सतलज चल के आगे मिल जाती है, जो इसकी रावी और झेलम चिनाव के द्वारा आई हुई ये नदियां जो झेलम थी, अब ये आगे मिलती है। यहाँ पर मिलने के बाद ये नदी पुनः सतलज के नाम से ही आगे बढ़ती है, और यहाँ पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मिठानकोट। देखते चले आप, इस स्थान का नाम है मिठानकोट, और मिठानकोट पाकिस्तान में स्थित है। इस मिठानकोट के पास यह सतलज नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। यही सतलज नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से यह सिंधु नदी तंत्र पूरा कंप्लीट होता है। बाद में ये पूरा जल जाके अरब सागर में गिरता है, और वहां पर डेल्टा का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से सिंधु नदी तंत्र की ये पूरी विशेषता थी। सिंधु नदी तंत्र में ये महत्वपूर्ण 5 नदियां हैं, ये महत्वपूर्ण 5 नदियां हैं। ठीक है। सतलज की एक सहायक नदियां हैं जो इसके दाहिने किनारे से आती है, उसका नाम है स्पीति। क्या? स्पीति। और सतलज की दूसरी सहायक नदी ब्यास तो हमने बता ही दिया। स्पीति भी आगे इसमें आकर मिलती है। तो जानते रहे, कभी कभी पूछ ले कि स्पीति किसकी सहायक नदी है, तो वो सतलज की है। इतनी सारी बातें सिंधु नदी तंत्र के विषय में थी। महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।